हेलो नमस्कार साथियों, भगत सिंह क्लासेज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। हमारी श्रृंखला चल रही थी रीट के पार। उसमें साइंस का टॉपिक चल रहा था। साइंस के टॉपिक में हमने चर्चा कर ली थी लाइट के बारे में। लाइट के बारे में पूर्णतः चर्चा कर चुके थे। आज हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा साउंड। क्या रहेगा? साउंड। तो आज हम चर्चा करेंगे साउंड या ध्वनि के बारे में। तो अब सेकंड ग्रेड की भी वैकेंसी आ गई है, इसलिए कामयाबी की कहानी लिखने का समय आ गया है। तो इसलिए अब देखो, परिस्थितियों को रोना नहीं है, क्योंकि आपने देखा होगा जब भी बारिश होती है तो छोटे जानवर होते हैं, कौवे चिड़िया वगैरह होती है, वो क्या करते हैं? वो बारिश से बचने के लिए आश्रय ढूंढते हैं, कहीं पर छिपने के लिए, कहीं मकान वगैरह, पेड़ वगैरह। लेकिन एक पक्षी ऐसा होता है जिसका नाम होता है बाज। वो क्या करता है, जब बारिश होती है तो वो उड़कर बादलों से ऊपर चला जाता है और ऊपर जाकर बादल को चैलेंज करता है, कहता बरस ले बरसना जितना, और फिर बरसात रुकने के बाद वो नीचे आता है। तो इसलिए किस्मत का रोना नहीं रोना अब कि हमारी किस्मत साथ नहीं दे रही है, बस केवल मेहनत पर विश्वास करना है। तभी किसी ने कहा है कि मंजिल को भुलाकर जिया तो क्या जिया, दम है तो उसको पाकर दिखा। लिख दे खून से कामयाबी की कहानी, लिख दे खून से कामयाबी की कहानी, और बोल उस किस्मत को कि दम है तो मिटा कर दिखा, दम है तो मिटा कर दिखा। तो इसलिए अब कामयाबी की कहानी लिखने का समय आ गया है। जल्दी फर्स्ट ग्रेड की भी वैकेंसी आ रही है, लैब असिस्टेंट की आ रखी है, राजस्थान पुलिस की आ रखी है। इतनी वैकेंसी आ रखी है, अब की बार नहीं तो कभी नहीं, अब की बार नहीं तो कभी नहीं। इसलिए अब की बार कंफर्म सिलेक्शन लेना है और घर वालों को खुश करना है। यदि सिलेक्शन हुआ तो घर वाले खुश, नहीं हुआ तो पड़ोसी खुश, कोई ना कोई तो खुश है। मेहनत तो जारी रखो कम से कम। तो इसलिए हम शुरू करते हैं अपना टॉपिक है साउंड। तो सबसे पहले लाइट की तरह साउंड को पढ़ेंगे कि भाई लाइट में क्या पढ़ा था कि प्रकाश के गुण। तो सबसे पहले साउंड यानी ध्वनि। तो सबसे पहले मैं बात करूं इसके बारे में, तो ध्वनि एक ऊर्जा का रूप है। ऊर्जा का रूप कैसे हुआ भाई? ध्वनि एक ऊर्जा का रूप है, भाई मैं बोल रहा हूं, कहीं ना कहीं ऊर्जा खर्च हो रही है। जैसे आपने देखा होगा ऊर्जा का रूपांतरण होता है एक चीज से दूसरी चीज में। विद्युत ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में, गतिज ऊर्जा में यांत्रिक ऊर्जा का। उसी प्रकार मैं बोल रहा हूं तो मैं मेरी एनर्जी वेस्ट हो रही, तो ये भी ऊर्जा का क्या हो रहा है, एक दूसरे में परिवर्तन हो रहा है। तो ध्वनि भी एक ऊर्जा का रूप है। अब बात करें, फिर हमने प्रकाश के बारे में, टॉपिक को रिलेट करते हुए पढ़ो। प्रकाश के बारे में पढ़ा था कि प्रकाश एक कैसी तरंग है। प्रकाश कैसी तरंग है? प्रकाश अनुप्रस्थ है, अनुदैर्ध्य है, उनके बारे में चर्चा की थी। यांत्रिक है, अयांत्रिक है, उनके बारे में चर्चा की थी। उसी प्रकार अब ध्वनि की चर्चा करेंगे। तो प्रकाश का लगभग ओपोनेंट है। तो एक पॉइंट को याद रखेंगे, ध्वनि का संचरण। ध्वनि का संचरण, प्रकाश और ध्वनि में से केवल एक को याद रखेंगे, उतने में काम चल जाएगा। तो सबसे पहले आपको याद होगा, तो हमने प्रकाश को पढ़ा था, तो वे अयांत्रिक तरंगें थी। तो सबसे पहले बात आती है, आपने पढ़ाई है, फिर भी थोड़ी सी चर्चा कर लेते। अयांत्रिक और यांत्रिक में क्या फर्क है भाई? आपको बोलते मैकेनिकल वेव एंड नॉन मैकेनिकल वेव, उसमें क्या डिफरेंस, क्या दोनों में? तो अयांत्रिक तरंग का मतलब वो है वे तरंगें जिन्हें माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन यांत्रिक तरंगें वे तरंगें होती है जिनको संचरण के लिए क्या होती है, माध्यम की आवश्यकता होती है। तो हमने पढ़ा था प्रकाश है, लाइट है, वो अयांत्रिक तरंगें हैं। क्यों है? क्योंकि वो निर्वात में भी गमन करती है। जबकि ध्वनि क्या है? तो ध्वनि है यांत्रिक तरंगें, यांत्रिक तरंगें। उसके बाद में हमने अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य की बात की थी कि प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है या अनुदैर्ध्य तरंगें हैं। तो मैं आपको बात बता दूं, तो प्रकाश तो अनुप्रस्थ ही, तो ये कौन सी हो जाएगी अपने आप ही। यह मैंने प्रकाश वाला टाइम भी बताया था कि ध्वनि अनुदैर्ध्य होगी। अब भाई अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य में क्या होता है भाई? अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य तरंगों में क्या अंतर होता है, कोई बता सकता है? तो अनुप्रस्थ तरंग की बात की थी हमने। अनुप्रस्थ तरंगें कौन सी होती है? तो अनुप्रस्थ तरंगें होती है जो सुरंग और गर्त के रूप में गमन करती हैं।
सुरंग और वृत्त के रूप में गमन करती है। ये पॉइंट कहलाता है गर्त और ये सुरंग कहलाता है। ठीक है, दो सुरंगों के मध्य या दो गर्तों के मध्य की कर्मागत गर्तों के मध्य की दूरी लैम्बडा कहलाती है या तरंग दैर्घ्य कहलाती है। तो फिर सर अनुदैर्घ्य तरंग में क्या होता है? अनुदैर्घ्य तरंग में एक चीज होती है, क्या होता है? ये ऐसे सुरंग और गर्त के रूप में गमन नहीं करती है, ये संपीड़न और विदलन के रूप में गमन करती है। संपीड़न और विदलन के रूप में गमन करती है। अब संपीड़न और विदलन क्या हो गया, समस्या यहां पर आती है। तो सबसे पहले थोड़ी सी बात कर लूं, अनुदैर्घ्य तरंगें होती है वो संपीड़न और विदलन के रूप में, संपीड़न और विदलन, संपीड़न और विदलन के रूप में गमन करती है। तो थोड़ा सा एग्जांपल लेकर समझते हैं। कोई लोह की वस्तु होती है, उसको हथौड़े से पीटा जाता है, उसको हथौड़े से पीटा जाता है, तो उसके इस कॉर्नर पर पीटने पर भी इस कॉर्नर पर आपको कंपन और आवाज सुनाई देगी, कंपन और आवाज सुनाई देगी। तो होता क्या है, जब हथौड़े से आप उस वस्तु को पीटा तो उसके कण क्या हुए, एक बार उस दूर होते आपस में दूर हो जाते हैं, विस्थापित हो जाते हैं, फिर वापस पास में आते, दूर होते पास में आते। इससे क्या होता है, कंपन इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक पहुंचता है। तो वो पास में आते वो तो संपीड़न हो गया, दूर जाते वो विदलन हो गया। संपीड़न विदलन समझ में आया। लेकिन अंततः लास्ट फाइनली मतलब जिसको पीट कर अब आवाज रुक गई, तो अब उसमें विस्थापन शून्य रहेगा। भाई अब मैंने पीटा, काफी देर तक आवाज आई, फिर शांत हो गया, तब इन दोनों में विस्थापन क्या होगा, इन कणों के मध्य विस्थापन शून्य होगा। क्यों होगा? क्योंकि वही बात, पहले कण क्या थे, सपोज दैट ये दो कण है लोहे के, इनको पीटा तो ये एक बार तो थोड़े से दूर गए, फिर ये वापिस आ गए, फिर वापस दूर गए, फिर वापस आ गए। तो ये ऐसे आते आते फाइनली इनके कणों की मध्य का जो विस्थापन है वो 0 होगा। मतलब लास्ट में जितना पहले था उतना ही रहने वाला है। मतलब एक दूसरे से ज्यादा या तो ना तो पास में आएंगे और ना ही दूर जाएंगे। तो संपीड़न और विदलन के इस चीज को अपने को ध्यान रखना है कि इसमें माध्यम के कण तो गमन करते हैं, माध्यम के कण एक दूसरे से पास या दूर होते हैं, लेकिन अंततः इनमें विस्थापन शून्य होता है। अब हमने बात कर ली यांत्रिक तरंगे हैं। यांत्रिक तरंगों का मतलब सीधा सीधा हो गया कि ये माध्यम के बिना तो गति नहीं करने वाली है, माध्यम के बिना तो गति नहीं करने वाली है। तो निर्वात में गति करेगी क्या, बताओ साथियों? तो निर्वात में यदि पूछ ले, सीधा सीधा क्वेश्चन आया हुआ है, निर्वात में ध्वनि का वेग कितना होता है? निर्वात में ध्वनि का वेग 0 होता है। एक बार क्वेश्चन आया था ऐसे कि चंद्रमा पर ध्वनि का वेग कितना होता है? चंद्रमा पर ध्वनि का वेग कितना होता है? तो चंद्रमा पर ध्वनि का वेग 0 होता है। इसके अलावा घुमाने वाला ऐसे भी घुमा सकता है कि चंद्रमा पर किन्हीं दो व्यक्तियों को भेजा गया, दोनों व्यक्ति बातें कर रहे हैं आपस में, वो सुनाई नहीं दे रही। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है कि साउंड क्या है, एक मैकेनिकल वेव है। मैकेनिकल वेव यांत्रिक तरंग है। यांत्रिक तरंगें क्या करती है? निर्वात में गमन नहीं करती, यानी माध्यम के बिना गमन नहीं करती। चलो फिर हमने बात की माध्यम की। माध्यम भी तो 3 प्रकार के हो गए, ठोस, द्रव्य, गैस, सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो सॉलिड है, लिक्विड है और एक हो गया अपना गैस। इनमें से किस में सर्वाधिक ध्वनि है, वो सबसे तेज गति से गमन करती है? तो सबसे तेज गति से गमन करती है सॉलिड में, फिर लिक्विड में और फिर गैस में। ये क्रम ध्यान रखना, सीधा ऐसे नहीं देगा क्वेश्चन, आगे हम बात करेंगे। क्वेश्चन दे दिया जाएगा, एक दे दिया जाएगा जल, उनमें क्वेश्चन दिया जाएगा निम्न को ध्वनि के घटते क्रम में लिखिए या बढ़ते क्रम में लिखिए। उसमें दे दिया जाएगा एक जल, एक लोहा, एक CO2, एक CO2। तो जल हो गया लिक्विड, लोहा हो गया सॉलिड और CO2 हो गया गैस। तो इनको घटते या बढ़ते क्रम में आप लिख लेना कि सॉलिड में सर्वाधिक होती है तो लोहे में सर्वाधिक होगी, फिर जल में और फिर CO2 में होगी। तो ये हो गया। यहां से ध्यान रखना, संपीड़न और विदलन से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अनुदैर्घ्य तरंग से पूछा जा सकता है
और यांत्रिक तरंग से क्वेश्चन बनेगा तो वही बनेगा चंद्रमा वाला। चंद्रमा वाला ही बनने वाला है कि चंद्रमा पर ध्वनि का वेग कितना होता है, तो ध्वनि का वेग 0 होता है। इसके बाद बात करें थोड़ी सी भाई, ये पूछ ले इसके अलावा भी एक दो बार आ चुका है क्वेश्चन, रीट में भी आ चुका, शायद 2015 की या 2012 की वैकेंसी में आया था, तो उसमें दिया हुआ था लोहा, इस्पात, पित्तल, CO और मेथेनॉल। 2 सेकंड लिख लेता हूं मैं, आपको समझ में सोरा इजीली आ जाएगा, इजीली समझ में आ जाएगा। देखो एक दे दिया था लोहा, इस्पात, इस्पात मतलब स्टील, लोहा नहीं था शायद, इस्पात और ब्रास यानी पित्तल, पित्तल। एक दिया हुआ था शायद CO, एक दिया हुआ था मेथेनॉल, और उसने कह दिया कि निम्न को ध्वनि के बढ़ते हुए क्रम में लिखे, ध्वनि संचरण के बढ़ते हुए क्रम में लिखे। अब समस्या यहां पर आती है, ये होता है सॉलिड, ये होता है सॉलिड, ये होता है गैस और ये होता है लिक्विड। अब क्या करें, चलो हमने ये तो सीखा था कि सॉलिड में सर्वाधिक होती है, उसके बाद में लिक्विड में होती है और उसके बाद में गैस में होती है, लेकिन यहां पर तो बंदे ने सॉलिड ही 2 दे दिए, 2 सॉलिड फॉर्म दे दी, तो क्या करें, तो एक छोटा सा है, एक छोटी सी है, उसको रखना है अपने को। तो सबसे सर्वाधिक यदि ठोस में पूछ ले, ठोस में सर्वाधिक पूछ ले तो एल्यूमिनियम है। एल्यूमिनियम में क्या होता है, सर्वाधिक, मतलब 4-5 आपको तत्व दिए जाएंगे, उनमें से इनमें से ही होंगे, गारंटेड ही होंगे। रिकॉर्ड ये, क्योंकि एनसीईआरटी से ज्यादातर क्वेश्चन बनते हैं, एनसीईआरटी आरबीएससी की बुक से, उसमें केवल ये एक ही श्रृंखला दी हुई है, तो हमें यहीं से देखना है। सर्वाधिक Al, फिर निकिल, निकल धातु, फिर स्टील से, फिर स्टील से, फिर लोहे से, फिर लोहे से, फिर ब्रास यानी पित्तल, पित्तल, स्टील यानी इस्पात, इस्पात भी दे सकता है हिंदी में नाम। तो ये अपने को ध्यान रखना है सॉलिड फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में ध्यान रखना है कि सॉलिड फॉर्म में यदि पूछ ले, इनका दे दे, यदि 3 में से कोई 2 दे दे, तो अपने को ध्यान रखना है कि सर्वाधिक एल्यूमिनियम में, उसके बाद में निकल में, उसके बाद में स्टील में, उसके बाद में लोहे में और उसके बाद में पित्तल में ध्वनि का संचरण होता है। उसके बाद में बात करें लिक्विड फॉर्म में, तो सर्वाधिक जल में, फिर एथेनॉल में और फिर मेथेनॉल में, एथेनॉल और फिर मेथेनॉल। अब लिक्विड का 3 ही ध्यान रखना है अपने को, ज्यादा याद नहीं रखेंगे, 3 ही काफी है। सबसे ज्यादा यदि लिक्विड में पूछ ले, इनमें से दिए जाएंगे आपको गारंटेड, क्योंकि एनसीईआरटी में केवल इतने ही दिए हुए हैं, और एनसीईआरटी और आरबीएससी की बुक से बाहर नहीं आता, रीट का पेपर कभी भी नहीं आता, तो अब की बार आने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो ध्यान रखना, जल, एथेनॉल और मेथेनॉल, जल, एथेनॉल और मेथेनॉल। फिर बात करें क्या करें भाई, गैस में भी बता दो, तो गैस में थोड़ा सा दिए हुए 2-4 गैसों के नाम, H2 हीलियम, उसके बाद में CO, उसके बाद में O2, उसके बाद में CO2, ये कोमा नहीं है भाई, ध्यान रखना, ऐसे लास्ट में है CO2। तो ये चीज ध्यान रखना है। अब वैदिक पूछ ले, 2 इसमें से उठा ले, जैसे निकल उठा लिया, Fe उठा लिया, और यहां से उठा लिया एथेनॉल और मेथेनॉल, ठीक है, और यहां से CO और CO2। देखो क्वेश्चन कैसे बनेगा, क्वेश्चन बनाते हैं हमें कि निम्न को ध्वनि संचरण के बढ़ते हुए क्रम में लिखे। एक दे दिया निकिल, एक दे दिया Fe, एक दे दिया एथेनॉल, एक दे दिया मेथेनॉल, और एक दे दिया CO और एक दे दिया CO2। तो क्या करेंगे साथियों बताओ, तो क्या करेंगे, तो इनको बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे। तो सबसे कम CO2 में, उसके बाद में CO में, उसके बाद में मेथेनॉल, उसके बाद में एथेनॉल और उसके बाद में लोहा, और सबसे ज्यादा यदि ध्वनि गमन करती है इनमें से, तो वो है निकल, तो वो है निकल। ठीक है, यहां तक कोई कंफ्यूजन,
यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो फिर आगे बढ़ते हैं, देखो फिर आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन आ चुका है रीट में क्वेश्चन आ चुका है कि धौनी की चाल, धौनी की चाल की बात करते हैं। अब देखो धौनी की चाल की बात करते हैं तो क्वेश्चन पूछा गया था कि 0 डिग्री पर धौनी की चाल होती है। तो हमें स्टार लगा लेना, यहां से क्वेश्चन बनेगा कंफर्म है। तो मैं लिख दूं 0 डिग्री पर, सामान्यतः लिख लेना 0 डिग्री पर साउंड की वेलोसिटी या साउंड की चाल, ध्वनि की चाल 330 मीटर प्रति सेकंड या 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। अब आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा कि 330 करें या 332 करें, इनमें से क्या किया जाए, इनमें से क्या किया जाए, दोनों ही सही है। दोनों सही कैसे हुए? ये तो बोलती है आरबीएससी की बुक्स बोलती है कि 330 होती है, एनसीईआरटी की बोलती है 332 होती है। तो कौन सी को गलत कहें, कौन सी को सही कहें? तो इसलिए अपने को दोनों ध्यान रखना, दोनों में से एक ही ऑप्शन में मिलेगा। यदि दोनों मिलेंगे तो बोनस अपने को मिल जाएगा। कोई टेंशन की बात नहीं है, कोई टेंशन की बात नहीं है। तो ये क्वेश्चन आ भी चुका है, अब की बार आने की संभावना भी है, क्योंकि धौनी से ज्यादा क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं। तो इसलिए ध्यान रखना, यदि पूछ ले 0 डिग्री पर धौनी की चाल क्या होगी, तो 0 डिग्री पर धौनी की चाल होगी वो होगी 330 मीटर प्रति सेकंड या 332 मीटर प्रति सेकंड। उसके बाद में हमने बात करेंगे कि भाई ध्वनि है, उसको ताप और दाब और आर्द्रता और कोई फर्क पड़ेगी कि भाई ताप बढ़ा बढ़े घटेगी, कुछ फर्क पड़ेगी? तो 3 पॉइंट ले लिया ताप, 1 ले लिया दाब और 1 ले लिया आर्द्रता। ताप, दाब और आर्द्रता। तो थोड़ा सा छोटी सी चीजें याद रखनी है, छोटी सी कि दाब थे। एक बात बताओ, दाब तो कहीं फर्क पड़ना वाला है, दाब तो कोई फर्क न पड़े, दाब तो कोई कौन फर्क पड़े। किए मन पड़े कि भाई सपोज दैट लोहे की कोई वस्तु है, इन तक कतिक दबाशो दबा लो, दाब लगाई लो, एक तो बिन पहली वस्तु इस जगह पर ठोक लीजो, पच बिन दबा ठोक दोबार छोड़िया पच ठोक लीजो, दाब लगाया पच कोई फर्क कौन पड़ना वाला। तो दाब को कोई फर्क है कौन पड़ेगा? नो फर्क या नो चेंजिंग। तो सीधा सीधा क्वेश्चन ये आएगा कि निम्न में से किससे निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? ध्वनि पर ताप का प्रभाव पड़ता है, ध्वनि पर दाब का प्रभाव पड़ता है, ध्वनि पर आर्द्रता का प्रभाव पड़ता है, निम्न में से कोई नहीं। तो ध्वनि पर दाब का प्रभाव नहीं पड़ता है, इसलिए ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, ये ऑप्शन गलत। तो फिर ताप का क्या पड़ता है? तो जब जब ताप बढ़ाएंगे ना तो ध्वनि बढ़ेगी। अरे वही बात है, नॉर्मली खुद पर ले लो ध्वनि वाली। तो जैसे जैसे गुस्सा आता है, एक तो आप नॉर्मल बात करते हो, किसी से बैठे हो नॉर्मल बात कर रहे हो तो आराम से बातें चल रही है, लेकिन जैसे भी आपको गुस्सा दिलाया गया, ताप आपका बढ़ा तो आपकी ध्वनि भी बढ़ जाएगी अपने आप। तो ध्यान रखना, ताप बढ़ेगा तो ध्वनि बढ़ेगी, ताप बढ़ेगा तो क्या होगा? ध्वनि बढ़ेगी। खुद पर ले लेना कि एक नॉर्मल बात करते हैं, थोड़ा सा ताप लगाया, आपको गर्म किया, किसी ने गुस्सा दिलाया तो आपका ताप बढ़ा तो ध्वनि ऑटोमेटिक बढ़ गई। अब बात करते हैं आर्द्रता होती क्या है? आर्द्रता होती है, बरसात का मौसम होता है, आप देखते हो बरसात वगैरह आकर रुकती है तो आपने सुना होगा, जैसे नॉर्मल आप देखोगे तो ट्रेन वगैरह की आवाज नहीं सुनाई देती है, भाई दूर होते हैं तो। ऐसा नहीं है कि आपका घर पटरियों के पास में और आपको नहीं सुनाई देती, आप कहोगे ये पागल क्या कह रहा है। तो मैं बताता हूं, दूर तक चलो, ट्रेन वाली छोड़ दो, मेंढक की आवाज सुनिए, बरसात के दिनों में सुनते हो आप? बरसात के दिनों में मेंढक की आवाज सुनते हो? नॉर्मली क्यों नहीं सुनते भाई? मेंढक बोलते नहीं है क्या? बोलते जरूर है, बोलते जरूर है,
लेकिन वो आर्द्रता की वजह से बरसात के दिनों में क्या होता है, आर्द्रता बढ़ जाती है, आर्द्रता बढ़ जाती है, आर्द्रता बढ़ेगी तो ध्वनि भी बढ़ेगी, आर्द्रता बढ़ने पर ध्वनि बढ़ेगी। जैसे नॉर्मली थोड़े से दूर के इलाके होते हैं, वहां से ट्रेन नहीं गुजरती, ट्रेन किसी पास के शहर से गुजरती है, तो वहां पर केवल बरसात के दिनों में ही ट्रेन की आवाज सुनाई देती है, ट्रेन का हॉर्न सुनाई देता है। तो वो किस कारण सुनाई देता है, तो वो आर्द्रता के कारण ही सुनाई देता है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है डायरेक्टली, यहां से स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, और ये तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहां से क्वेश्चन आ चुका दाब वाले से कि न्यूमेरिकल आया था, किसी वस्तु में ध्वनि का वेग कुछ दे रखा था, मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं, मीटर प्रति सेकंड है, एग्जैक्ट नहीं याद है, मैं बता रहा हूं मीटर प्रति सेकंड है। उस वस्तु पर दाब लगाया जाता है, उस वस्तु को दाब को दुगुना कर दिया जाता है, दाब को 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकंड है, उस पर पहले दाब 4 न्यूटन का था, उसके बाद में उस दाब को दोगुना कर दिया जाता है, तो ध्वनि की चाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ऑप्शन दिया हुआ था, आधी हो जाएगी, डबल हो जाएगी, उतनी ही रहेगी, उतनी ही रहेगी, इनमें से कोई नहीं। तो दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ध्वनि की चाल उतनी ही रहने वाली, उतनी ही रहने वाली। लीजिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब बात करते हैं ध्वनि के अभिलक्षण की, ध्वनि के अभिलक्षण की। अभिलक्षण क्या मतलब, अभिलक्षण का मतलब यही है कि हमने ताप दाब आर्द्रता की बात की, वैसे आवर्ती आवर्तकाल उनके बारे में बात है, अब करेंगे तरंग दैर्ध्य वगैरह के बारे में बात। तो ध्वनि के अभिलक्षण, तो हम इसमें बात करेंगे आवर्ती की करेंगे, आवर्तकाल की करेंगे, आयाम की करेंगे, तरंग दैर्ध्य की करेंगे। तो सबसे पहले बताओ आवर्ती क्या होती है, ध्वनि के अभिलक्षण, ध्वनि के अभिलक्षण। तो इसमें सबको मैं एक साथ लिख दूं क्या, सबसे पहले आवर्ती, इसको एफ से लिखो, चाहे न्यू से लिखो, चाहे एन से लिखो। फिर बात कर लेते हैं आवर्तकाल, फिर बात कर लेते हैं आयाम की, फिर बात कर लेते हैं तरंग दैर्ध्य की। तो सबसे पहले बताओ ये आवर्ती है टी से, ये लैम्बडा है ही, आयाम को बहुत से ए से भी लिखते हैं, कई कई जगह कुछ और भी मिलता है, तो ध्यान रखना है अपने को। आवर्ती एफ, अब होता क्या है, आवर्ती एफ होता क्या है, तो सबसे पहले इसकी परिभाषा में क्या ही लिखा हूं, आप जानते हो, 1 सेकंड में होने वाले कंपनों की संख्या, 1 सेकंड में होने वाले कंपनों की संख्या। तो प्रकाश को पढ़ रहे थे तो वहां पर अनुप्रस्थ तरंगें थी, तो वहां पर तो 1 सेकंड में ऊपर नीचे कंपन हो रहे थे, लेकिन यहां पर कैसे होंगे अनुदैर्ध्य तरंगों में, 1 सेकंड में ऐसे कंपन होंगे, या तो एक दूसरे से दूर जाएंगे वापस आएंगे, दूर जाएंगे वापस आएंगे। तो 1 सेकंड में होने वाले कंपनों की संख्या क्या होती है, आवर्ती कहलाती है। इसका फॉर्मूला क्या था, 1/T, 1/T। टी क्या है, टी अभी बात करेंगे आवर्तकाल, टी क्या है, आवर्तकाल है, ठीक है। इसका मात्रक क्या हो गया, मात्रक हो गया भाई टी, आवर्तकाल है समय, समय का मात्रक क्या होता है सेकंड, ये ऊपर जाएगा सेकंड इनवर्स, या होता है हर्ट्ज। सीधा सीधा क्वेश्चन आता है कि आवर्ती का एसआई मात्रक क्या होता है, आवर्ती का एसआई मात्रक क्या होता है, तो आवर्ती का एसआई मात्रक क्या हो गया, हर्ट्ज हो गया। क्या हो गया साथियों, हर्ट्ज हो गया, क्या हो गया, हर्ट्ज हो गया। आवर्ती का एसआई मात्रक क्या हो गया, हर्ट्ज हो गया। सेकंड इनवर्स भी दे तो कंफ्यूज नहीं होना है, क्यों नहीं होना है, क्योंकि ये आवर्तकाल का ओपोनेंट होता है, ये आवर्तकाल का ओपोनेंट होती है, तो इसको 1/f भी तो लिख सकते हैं। अब आप कहोगे आवर्तकाल की परिभाषा क्या है, तो दो क्रमागत संपीड़न और विरलन, दो क्रमागत संपीड़न और विरलन दोनों एक निश्चित बिंदु से गुजरने में जो समय लेते हैं वो क्या कहलाता है, आवर्तकाल कहलाता है। टी बराबर होता क्या है, 1/f, यानी आवर्ती का ओपोनेंट, तो इसका मात्रक तो सेकंड हो जाएगा अपना, सेकंड। अब आता आयाम, आयाम क्या होता है, उसमें बात कर रहे थे
किसमें? अनुप्रस्थ तरंग में। सबसे ऊपरी भाग क्या कहलाता था? श्रम। सबसे नीचे भाग घृत। उसी प्रकार ये संपीड़न और विरलन चलेगा। तो विरलन होगा तो दो कण ऐसे, विरलन होगा दूर जाएंगे, संपीड़न होगा एकदम पास आएंगे। तो इन दोनों के मध्य जो मैक्सिमम दूरी है वो क्या कहलाती है? आयाम। आयाम के बारे में कोई क्वेश्चन नहीं बनता, ऐसे ही कि आगे हम काम में लेंगे आयाम शब्द, तो मैंने बता दिया। आयाम की यूनिट क्या होगी? तो यूनिट जो मैक्सिमम क्या थी? ये दूरी या विस्थापन था। तो विस्थापन का मात्रक क्या होता है साथियों? विस्थापन का या दूरी का मात्रक तो मीटर होता है, तो इसका यूनिट हो जाएगी मीटर। अब बता तरंगदैर्घ्य, उसमें दो सुरंगों में गर्तों के मध्य की दूरी थी, इसमें दो संपीड़नों में विरलनों में मध्य की दूरी है। या उसमें वो भी लिखोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तरंगदैर्घ्य का मात्रक क्या होता है? दूरी है, दूरी है तो मीटर ही होगा, फिर क्या होगा बताओ? दूरी है तो मीटर ही होगा। लेकिन इसमें मीटर के अलावा कुछ पूछे जाते हैं, क्या? एक होता आर्मस्ट्रॉन्ग, ये गड़बड़ करता है। इसके बराबर होता है 10 की घात -10 मीटर या 10 की घात -8 सेंटीमीटर। क्वेश्चन ये ध्यान रखना, आर्मस्ट्रॉन्ग, एक आर्मस्ट्रॉन्ग बराबर क्या होता है? 10 की घात -10 मीटर या 10 की घात -8 सेंटीमीटर। एक शब्द निकलता है ध्वनि की तीव्रता, यहीं पर लिख देता हूं, यहां पर आपको यूनिट वगैरह आसानी से समझ आ जाएगी। ध्वनि की तीव्रता, ध्वनि की तीव्रता मतलब कितनी तेज है कितनी धीमी है, वही बात होगी। इसका होता है वाट प्रति मीटर स्क्वायर। वोल्ट को हम जूल प्रति सेकंड में लिखते हैं, तो जूल प्रति सेकंड मीटर स्क्वायर। ये भी पूछा जा सकता है, ये भी पूछा जा सकता है, तो ध्यान रखना है। इसके बाद में कल हम बात करेंगे ध्वनि के जो अन्य गुण है, जैसे प्रबलता है, तारत्व है। प्रबलता मतलब शेर दाड़ रही है तो वह शेर की प्रबलता है। फिर बात कर तारत्व की, एक सुरीलो है, एक मरण है, खोजी आवाज अड़ो है, तो वह भी बात कर श्याम। ठीक है, एक गुणता है, गुणता मतलब कि भाई घर के माए दो जना बात कर रहा है, या बाप बेटो बात कर रहा है दोनों, और मम्मी कमरे में बैठी अंदर या ध्यान बाग सामने वन बैठी, भाई यहाँ चुप पर बात सुन रही है, तो भाई आवाज पतो लगा लियो कि अब की बार बेटो बोल रहे हो, अब की बार बाप बोल रहे हो, भाई इस बातचीत का गुणता। तो एक बार हम कल चर्चा कर कल आप ध्वनि को टॉपिक पूरा कर दे। ध्वनि के टॉपिक में कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सेकंड ग्रेड की वैकेंसी आएगी है, विज्ञान की बहुत बड़ी वैकेंसी है, अब की बार नहीं तो कभी नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं, अब की बार सेकंड ग्रेड थर्ड ग्रेड जितनी वैकेंसी आ रही है, फर्स्ट ग्रेड आने वाली है, लैब असिस्टेंट आ रही है, साइंस तो वही रहने वाली है, लैब असिस्टेंट हो। ये तय नहीं कि ध्वनि की स्पीड है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर 500 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगी, वो तो होने वाली नहीं है। चाहे लैब असिस्टेंट में जाओगे तो भी 330 या 332 रहने वाली है, चाहे फर्स्ट ग्रेड में जाओगे तो भी वही रहने वाली है, सेकंड ग्रेड में भी वही रहने वाली है। तो अपने को टेंशन नहीं लेना है, टेंशन ओनली देना है, टेंशन ओनली देना है। अब की बार आप घर से बाहर निकल गए तैयारी करने के लिए, मतलब अब की बार सिलेक्शन होना चाहिए, सिलेक्शन लेकर ही वापस घर जाएंगे। नहीं देख लेना गली के कुत्ते भी आप पर घुसेंगे और कहेंगे अच्छा सिलेक्शन लेकर आ गया, रीट में की रीट की तैयारी करने गया था, रीट में हो गया सिलेक्शन, पड़ोसी तो हंसेंगे हंसेंगे, गली के कुत्ते हंसेंगे। अब देख लो गली के कुत्ते आप पर हंसे तो आपको कैसा लगेगा। इसलिए मेरा तो यही कहना है, अब की बार फोड़ देना रीट को फोड़ देना है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।